नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चौंकाने वाली बातें बताने वाला हूं। हमारे देश की जेलों में बैठकर बड़े बड़े गैंगस्टर्स कैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल गैंग ऑपरेट करते हैं, मर्डर कराते हैं, एक्सटॉर्शन कराते हैं, ड्रग्स का व्यापार करते हैं, इसके प्रूफ आज मेरे पास है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, जग्गू भगवानपुरिया, ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और यूरोप के देशों में टारगेट किलिंग को कैसे अंजाम देते हैं, कैसे वसूली करते हैं, ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई करते हैं, ये सारी हैरान करने वाली डिटेल्स हमने FBI से हासिल की है। एक एक बात का सबूत है। अमेरिका के कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के 37 मेंबर्स के बारे में जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला है। 3 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत पूरे गैंग के क्राइम को लेकर चार्जशीट में जो सबूत पेश किए गए हैं वो उन्हें सजा दिलाने के लिए काफी हैं। FBI, लॉस एंजलिस पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने अपने अंडरकवर एजेंट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग में पेनिट्रेट किया, क्राइम के प्रूफ इकट्ठा किए, मर्डर, ड्रग्स, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे जघन्य अपराध जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते थे, उनको लेकर जो जानकारी हासिल की वो आपको हैरान कर देगी। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। FBI ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया में लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और रविंदर सिंह ढांडा गैंग्स के खिलाफ 3 अलग अलग चार्जशीट दायर की हैं। इनमें FBI ने इन गैंग्स के काम करने के तरीके, ड्रग्स की सप्लाई, हथियारों की डील और वसूली के धंधे की सारी डिटेल शेयर की है। FBI के अंडरकवर एजेंट्स ने इन गैंग्स में एंट्री ली, क्रिमिनल्स का भरोसा जीता, उनके साथ मिलकर काम किया और 3 साल के दौरान इनके खिलाफ एक एक करके सबूत जुटाए। चार्जशीट में FBI ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन समेत यूरोप के तमाम देशों में एक्टिव है। 2023 में कनाडा में हरदीप निज्जर की हत्या हुई। उसके बाद कनाडा की पुलिस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़ गई। इस गैंग के लिए कनाडा और अमेरिका के बीच ड्रग्स की स्मगलिंग मुश्किल हो गई। इसी दौरान 10 जुलाई 2023 को गैंग ने एक बड़ी गलती कर दी। ड्रग्स स्मगलर रविंदर सिंह ढांडा ने लॉस एंजलिस में ड्रग्स की सप्लाई के लिए एक शख्स से कांटेक्ट किया और यह शख्स FBI का अंडरकवर एजेंट निकला। FBI के एजेंट ने ड्रग्स की स्मगलिंग का असाइनमेंट तुरंत कबूल कर लिया। उसने रविंदर सिंह ढांडा के कहने पर ड्रग्स की सप्लाई की। धीरे धीरे गैंग के मेंबर्स का भरोसा जीता। इसके बाद FBI के इस एजेंट ने रविंदर ढांडा गैंग मेंबर्स के जरिए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गैंग तक पहुंच बना ली। 11 जनवरी 2025 को FBI अंडरकवर एजेंट की बिश्नोई गैंग के मेंबर सुखराज सिंह कांग से फोन पर बात हुई। उसने सुखराज को बताया कि एक व्यक्ति ने उससे $2 लाख लिए हैं और लौटा नहीं रहा। बिश्नोई गैंग के मेंबर ने $16,000 में तुरंत रकम वापस दिलाने का ठेका ले लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि FBI ने जिस शख्स का नाम लिया वो भी FBI का अंडरकवर एजेंट था। इसके बाद बिश्नोई गैंग के मेंबर्स ने उस अंडरकवर एजेंट को जान से मारने की धमकियां दी। उसने सारे प्रूफ इकट्ठा कर लिए। FBI के चार्जशीट में बताया गया है कि 2 साल तक FBI के अंडरकवर एजेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ सबूत जुटाते रहे। गैंग के नए नए मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करके गैंग की एक्टिविटीज की जानकारी लेते रहे। FBI ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की हाई सिक्योरिटी जेल में है, लेकिन वो जेल से ही पूरी दुनिया में अपने गैंग को चलाता है। उसने तमाम देशों में अपने गैंग की कमान अलग अलग लोगों को दे रखी है। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और पनामा जैसे देशों में ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग, टारगेटेड किलिंग्स
और वसूली की जिम्मेदारी गोल्डी बरार को दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने राजस्थान के रहने वाले रोहित गोदारा को यूरोपीय देशों में गैंग का चीफ बना रखा था। एफबीआई की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस ने सुखराज सिंह कांग को नॉर्थ अमेरिका में एक्सटॉर्शन की जिम्मेदारी दे रखी थी। These organized crime groups recruited new members primarily from vulnerable, disadvantaged populations in India. Minors are targeted for recruitment to minimize sentencing exposures and monetary costs of violence. These actions have harmed victims dramatically under public safety. These violent acts include political and religious assassinations, shootings, murders, kidnappings, extortions, assaults, weapons and drug trafficking. ये एफबीआई के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पैट्रिक ग्रैंडी। ये बता रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार कनाडा और अमेरिका में भारतीय समुदाय के कमजोर लोगों को टारगेट करते थे, उनसे एक्सटॉर्शन करते थे, ड्रग्स की तस्करी के लिए उन्हें मजबूर करते थे और ऐसा न करने पर उनको शूट आउट का निशाना बनाते थे। एफबीआई के मुताबिक ये गैंग वहां की लोकल पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे। एफबीआई ने चार्जशीट में बताया कि ऑपरेशन हार्ड बॉल के दौरान एफबीआई के अंडरकवर एजेंट्स ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग में घुसने के लिए बिल्कुल फिल्मों वाले अंदाज में काम किया। कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए सिर्फ ड्रग्स की फेक डिलीवरी नहीं करवाई, कई बार हथियारों का सौदा भी किया, कई लोगों से वसूली करवाई। इनके जरिए गैंग मेंबर्स को विश्वास में लिया और जब सारे सबूत हाथ में आ गए तो एफबीआई ने रॉयल कैनेडियन पुलिस और यूरोप के कई देशों की एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन किया। गैंग के ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। इंटरेस्टिंग बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, गोल्डी बरार के शार्प शूटर्स और रविंदर सिंह ढांडा गैंग के मेंबर्स के बारे में भारत की खुफिया एजेंसीज ने भी एफबीआई के साथ बहुत सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जिसके बाद कई मुल्कों में छापेमारी करके एफबीआई ने 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 1000 किलो कोकेन, 1 किलो हेरोइन के साथ साथ भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। गैंग के मेंबर्स के पास से $40,000 कैश भी पकड़ा गया है। एफबीआई हैरान है कि पिछले 11 साल से जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका और यूरोप तक अपना क्राइम सिंडिकेट कैसे चलाता है। उसके गैंग के मेंबर्स पॉलिटिकल मर्डर्स, वसूल के लिए फायरिंग करने, किडनैपिंग, ड्रग स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर और मल्टीनेशनल क्राइम्स को अंजाम दे रहे हैं और कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। एफबीआई ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं जो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कई मुल्कों में एक्टिव हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नवंबर 2025 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा के वैंकूवर में जिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां चलवाई। इसके बाद दिसंबर 2025 से मार्च 2026 के दौरान भी गोल्डी बरार ने जिप्पी ग्रेवाल और उसके मैनेजर से कांटेक्ट करके पैसे मांगे। दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच खुद लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा के ओंटारियो में रहने वाले लोगों को कॉल करके उनसे 15,000 से $5 लाख की रंगदारी मांगी थी। ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में रहने वाले एक शख्स को बिश्नोई के कहने पर गोल्डी बरार ने कॉल किया था और कहा था कि अब तुम्हारा टैक्स जमा कराने का टाइम आ गया है, $5 लाख तैयार रखो या मरने को तैयार हो जाओ। 1 महीने बाद गोल्डी बरार ने इस शख्स को फिर धमकाया और कहा कि या तो तुम मेरी गोली से मरोगे या तुम्हारे घर के लोग मरेंगे। एफबीआई ने अपनी चार्जशीट में ऐसे कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। एफबीआई ने दावा किया कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग भारत से पश्चिमी देशों तक ह्यूमन स्मगलिंग का नेटवर्क भी चलाता है। एफबीआई के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन जेल में भी उसके पास मोबाइल और सैटेलाइट फोन जैसी सुविधाएं हैं, जिनके जरिए वो अपने गैंग के मेंबर से कांटेक्ट करता है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, स्पेन और मैक्सिको में रहने वाले साउथ एशियंस को धमकाने का काम लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोग करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। एफबीआई की चार्जशीट में बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कई बार
गोल्डी बरार और रोहित गोदारा कुछ खास लोगों को टारगेट करते हैं। ये गैंग साउथ एशियन फैमिलीज के आपसी झगड़ों के निपटारे भी कराता है और इसके एवज में वसूली करता है। साउथ एशियन ओरिजिन के लोगों पर धौंस जमाने के लिए बिश्नोई गैंग के क्रिमिनल्स कम्युनिटी लीडर्स को, कल्चरल और पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करते थे, उनको जान से मारने की धमकी देकर वसूली करते थे, जिससे कम्युनिटी के आम लोग इस गैंग से डरने लगे। अपना खौफ क्रिएट करने का एक तरीका था। FBI ने बताया कि अहमदाबाद की जेल में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेट कॉलिंग भी करता था और किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद गैंग के मेंबर्स सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर इसका बखान करते थे। पूरी एक्टिविटीज पर लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही कड़ी नजर रखता था। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rohit Godara, are charged with racketeering conspiracy. The gang used this assassination and other high-profile acts of violence to terrorize Sikh and other Indian communities, and they used acts of violence to legitimize and bolster widespread extortion schemes. The indictment also charges Bishnoi, Brar, and others with trafficking cocaine and methamphetamine in the LA area, including by stealing hundreds of pounds of drugs from rival drug trafficking groups. FBI के अंडरकवर एजेंट जब कनाडा में बैठे रविंदर सिंह ढांडा के गैंग के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे, तभी इन एजेंट्स को जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में भी पता चला। जग्गू भगवानपुरिया वैसे तो असम की सिलचर जेल में बंद है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की तरह जेल में होने के बावजूद उसके पास मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद होती हैं और जेल में बैठकर जग्गू भगवानपुरिया अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में अपना गैंग चला रहा था। FBI की चार्जशीट के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया गैंग के एक मेंबर ने अंडरकवर एजेंट से 17 जून 2024 को कांटेक्ट किया था, क्योंकि एजेंट पहले रविंदर ढांडा गैंग के लिए कोकेन की सप्लाई कनाडा से अमेरिका में कर चुका था। भगवानपुरिया गैंग ने FBI के इस अंडरकवर एजेंट से 5 किलो कोकेन बेचने का सौदा किया। $45,000 में इस डील को कंप्लीट कराकर FBI के एजेंट ने भगवानपुरिया गैंग के मेंबर्स का भरोसा जीता और इसके बाद जुलाई 2025 में भगवानपुरिया गैंग के मेंबर्स ने FBI के मुखबिर को AK-47 राइफल्स और ग्रेनेड बेचने की पेशकश की। $2,000 की यह डील 4 सितंबर 2025 को कैलिफोर्निया में एक पार्किंग लॉट में की गई। FBI एजेंट ने उसी महीने भगवानपुरिया गैंग के मेंबर से सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स और एम्यूनेशन की एक खेप और खरीदी। अक्टूबर और दिसंबर 2025 में भी FBI के अंडरकवर एजेंट्स ने इस गैंग के मेंबर्स के साथ हथियारों की डील की, लेकिन इसी साल फरवरी में भी जग्गू भगवानपुरिया गैंग के मेंबर्स ने FBI के अंडरकवर एजेंट के साथ 20 किलो कोकेन अमेरिका स्मगल करने की डील की थी, लेकिन इस बार FBI ने मौके पर रेड करके कोकेन को जब्त कर लिया। FBI ने बताया कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग के मेंबर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग, रंगदारी वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग और ह्यूमन स्मगलिंग जैसे सीरियस क्राइम में इन्वॉल्व थे। भगवानपुरिया गैंग कनाडा से अमेरिका के बीच ट्रक चलाने वालों की मदद से ड्रग्स की स्मगलिंग करता था। भगवानपुरिया का गैंग कनाडा और अमेरिका में उन लोगों को खास तौर पर टारगेट करता था जिनके परिवार के लोग या रिश्तेदार भारत में रहते हैं। इस गैंग की पंजाब पुलिस के कई अफसरों से गहरी सांठगांठ थी, जिनकी मदद से भगवानपुरिया गैंग के मेंबर नॉन रेजिडेंट इंडियन से रंगदारी वसूलते थे। और कल मैंने आपको बताया था कि FBI ने इस मामले में पंजाब पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भी आरोपी बनाया है। The second indictment charges 17 defendants alleged to be members or associates of the Jaggu Bhagwanpuria organized crime group. Like defendant Bishnoi,
defendant Bhagwan Puria led this international gang from a jail cell in India. As part of the racketeering and extortion charges, the indictment spells out how, among other things, this gang would partner with corrupt law enforcement officials in India to falsely accuse enemies of crimes within India. This organization engaged also in drug trafficking in the LA area. The gang's leader, defendant Bhagwan Puria, personally directed the transportation and distribution of large loads of cocaine within California from his jail in India. The organization targeted in this indictment would use commercial semi-trucks to move hundreds of pounds of cocaine and methamphetamine each week across the United States and into Canada for other drug trafficking organizations. लगता है कि एफबीआई ने लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंगस्टर्स के साथ घोंसला का घोंसला कर दिया। उनके गैंग्स में अपने एजेंट घुसाए, विश्वास जीता, पक्के सबूत हासिल किए। जो अपने आप को बड़ा ओवर स्मार्ट समझते थे, उनको डबल क्रॉस कर दिया। सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई का अब क्या होगा? उसके गैंग से जो क्रिमिनल भारत की जेलों में बंद हैं, अमेरिका की कोर्ट में फाइल की गई चार्जशीट से उनका क्या बिगड़ेगा? असल में अमेरिका की जांच एजेंसीज अब लॉरेंस बिश्नोई और उसके क्राइम नेटवर्क के मेंबर्स को एक्स्ट्राडाइट करने की मांग करेंगी। इस गैंग से जुड़े एक एक अपराधी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। एफबीआई का कहना है कि एक बार ये गैंगस्टर्स अमेरिका की जेल में पहुंच गए, फिर कस्टडी में रहकर एक्सटॉर्शन करना भूल जाएंगे। अब बात मिडिल ईस्ट की। जंग में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सईद अली खामेनेई को अब से कुछ देर बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। सैयद अली खामेनेई को उनके पुश्तनी शहर मशहद में इमाम रजा के मकबरे के पास दफनाया जाएगा। आज उनका शव जबरदस्त सुरक्षा के बीच इराक के नजफ शहर से मशहद लाया गया। सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में आज भी लाखों लोग शामिल हुए। मस्जिद शहर की सड़कों और गलियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। सैयद अली खामेनेई 28 फरवरी को इजरायली हमले में मारे गए थे। वो 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर बने थे। ईरान की सरकार ने दावा किया कि पिछले 5 दिनों में खामेनेई के फ्यूनरल में 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सैयद अली खामेनेई को दफन करने से पहले आज ईरान ने पहली बार उनके उस घर की फुटेज रिलीज की जहां पर 28 फरवरी को हमले में खामेनेई मारे गए थे। इस हमले में सैयद अली खामेनेई के अलावा उनके बेटे मुज्तबा की वाइफ और ग्रैंड चिल्ड्रन की भी मौत हुई थी। खामेनेई के घर को बैयत अल रहबरी के नाम से जाना जाता था। ये घर तेहरान के हुसैनिया इलाके में था। इसी घर पर इजरायली फोर्सेस ने अटैक किया था। आज पहली बार ईरान ने इजराइल के हमले से तबाह हुए खामेनेई के घर की तस्वीरें जारी की हैं। इस हमले में ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई भी जख्मी हो गए थे और वो आज तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। खामेनेई के तबाह हुए घर के साथ ही ईरान ने पिछले साल जून का वो वीडियो भी जारी किया जब इजराइल और ईरान के बीच चले 12 दिन के युद्ध के बाद खामेनेई पहली बार सामने आए थे। खामेनेई सिर्फ हेड ऑफ स्टेट नहीं थे, वो ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता भी हैं। उनकी मौत से पहले फरवरी तक ये लगता था कि ईरान में पब्लिक का एक बड़ा वर्ग खामेनेई की सरकार से नाराज़ है, परेशान है। अमेरिका को लगा था कि खामेनेई को खत्म करने से ईरान के लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह खामेनेई और उनके परिवार को उड़ाया गया, उसने ईरान की जनता को उल्टा अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर दिया। खामेनेई की मौत हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गए। इस दौरान अमेरिका की बमबारी ने ईरान को तबाह कर दिया, लेकिन खामेनेई के जनाजे में लोगों की भारी भीड़ ने साबित किया कि लोग अपने सुप्रीम लीडर को भूले नहीं हैं। अब एक्सपर्ट्स कह रहे कि जिंदा खामेनेई अमेरिका के लिए फ़ायदे का सौदा था। उन्हें मारकर भी अमेरिका ईरान पर कब्जा नहीं कर सका। वॉर में बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, वो अलग। हमारे यहाँ इसे कहते हैं न माया मिली न राम। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी इस बात को नहीं समझे हैं। आज फिर अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान पर अटैक किए
और बड़ी बात है कि आज अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के मिलिट्री बेसिस के अलावा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में हवाई अड्डे पर बमबारी की गई, इसमें कई आम लोग मारे गए। इसके अलावा अमेरिका ने उत्तरी ईरान के गुलिस्तान सूबे में भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमेरिकी सेना ने माना कि नॉर्थ ईरान में 2 रेलवे ब्रिजेस को उड़ा दिया गया है। अमेरिका ने आज पहले साउथ ईरान के बुशर और चाबार पोर्ट्स पर बमबारी की और दावा किया कि इस हमले में IRGC के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। हालांकि ईरान ने बताया कि अमेरिका की मिसाइल्स बुशैर में उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेहद करीब गिरी। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने भी आज बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और कतर में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के हेडक्वार्टर पर मिसाइल फायर किए। जॉर्डन में अमेरिकन एम्बेसी को निशाना बनाया। ईरान ने कुवैत और कतर में भी अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए। ईरानी सेना ने ताज़ा हमलों में इरबिल शहर में अमेरिका के हरीर एयरबेस पर भी हमला किया। ईरान ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद अमेरिका के वॉरशिप्स को भी उसके मिसाइल्स और ड्रोन अटैक में काफ़ी नुकसान हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होने की वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान का कहना है कि हॉर्मुज से ट्रैफिक उसके हिसाब से चलेगा। हर शिप को हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान की परमिशन लेनी होगी, लेकिन अमेरिका को यह मंजूर नहीं। अमेरिकी नेवी के वॉरशिप्स कुछ कमर्शियल शिप्स को सिक्योरिटी कवर देकर हॉर्मुज से पास कराने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने इन टैंकर्स पर अटैक किए, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वांस ने भी कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फ्री करना ही होगा। अगर ईरान जिद पर अड़ा रहा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। The basic deal that we cut was, we'll lift our blockade if you stop shooting at ships. But if you shoot at ships, we are going to punch back, and we're going to punch back harder than ever before. That was the deal. They said they would stop shooting at ships, and what happened 24 hours ago? They started shooting at ships again. Now, they were good, they were well behaved for about a week, but then they started shooting at ships. So the deal is very simple. If they shoot at ships, we're going to knock the hell out of them, and it's that simple, and that's the basic way it's going to work. Now, the president maintains a lot of options. I'm obviously not going to tell you exactly what's going to happen tonight, but the president has said to them very simply, the Strait of Hormuz is going to be open. That means oil and gas is going to flow to the American people. That's why we see gas prices starting to come down. That's why we see the oil prices so low, is because the president said that crucial artery through which we ship a lot of the world's energy, that artery has got to remain open. And that is what the Iranians have to know. If they try to close it down, there's going to be a response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it, or they can have exactly what happened to them last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple. JD वांस कह रहे थे कि ईरान के साथ यही डील हुई थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स के फ्री और सेफ मूवमेंट में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। लेकिन ईरान ने ऑयल टैंकर्स पर हमले करने शुरू कर दिए। अब ईरान हमले करेगा तो जाहिर है अमेरिका भी पहले से तगड़ा पलटवार करेगा। JD वांस ने कहा कि ईरान को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल अमेरिका को कतई मंजूर नहीं है। अगर ईरान अड़ा रहता है तो हमले तेज होंगे, ईरान में तबाही बढ़ेगी। हैरानी की बात तो यह कि एक तरफ अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ ऐसे संकेत भी हैं कि अमेरिका को ईरान से डर लग रहा है। नेटो की समिट के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप टर्की गए थे। समिट से वापस लौटते वक्त ट्रंप ने ईरान के डर से रास्ते में 2 बार अपना प्लेन बदला। ट्रंप जब टर्की गए थे तो वो कतर से गिफ्ट मिले प्लेन से गए। वापस लौटने के लिए ट्रंप ने अमेरिका से एक पुराना प्लेन मंगवाया, उससे वो ब्रिटेन तक गए। ब्रिटेन में ट्रंप ने एक बार फिर से प्लेन बदला और दूसरे प्लेन में सवार होकर अमेरिका लौटे। सफ़र के दौरान ट्रंप की सिक्योरिटी टीम ने अमेरिकी मीडिया पर्सन्स को प्लेन के ब्लाइंडर्स भी बंद करने को कहा। प्लेन में रिपोर्टर से बातचीत में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के नंबर 1 टारगेट हैं और ईरान कुछ भी कर सकता है, इसलिए सावधान रहने में ही भलाई है। Every single one of their lists
And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people. But these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. ट्रंप की बात को ट्रांसलेट करके बताता हूँ। वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से ईरान के सबसे प्राइम टारगेट हैं। वो लकी हैं इसलिए अब तक बचे हैं, लेकिन ईरान के लोग बेहद बीमार मानसिकता वाले हैं। वो पता नहीं कब क्या करें, इसलिए उनका सफाया ज़रूरी है। ईरान से अमेरिका की तकरार अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लिमिटेड है। ईरान भी जानता है कि यही अमेरिका की कमज़ोर नस है। अमेरिका को इस बात का एहसास तो है कि ईरान पर बिना पूरी तैयारी के, बिना पूरी इंटेलिजेंस के हमला करना गलती थी, लेकिन आखिरकार वो सुपर पावर है। वो ईरान से हार तो स्वीकार नहीं कर सकता, इसीलिए सीज फायर और डील का रास्ता निकाला गया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान ने बार बार पीछे हटकर ट्रंप को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दिया है और इसका नतीजा अब कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया विजिट की। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़े समझौते का ऐलान किया। इस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम की सप्लाई करेगा, जिसका इस्तेमाल भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होगा। इससे कोयले, तेल और गैस पर डिपेंडेंसी कम होगी। भारत को क्लीन एनर्जी के अपने टारगेट हासिल करने में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया का 28% यूरेनियम है। अब तक ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा यूरेनियम चाइना को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस डील के बाद न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रेफर्ड पार्टनर बन जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ के साथ न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सहयोग समेत कई डील्स पर साइन किए। दोनों देशों ने डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम और मिनरल सेक्टर में भी कोऑपरेशन करेंगे और साइबर, स्पेस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सेक्टर में भी मिलकर काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग आइलैंड में भारत एक टेम्परेरी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाएगा, जिससे इसरो को स्पेस फ्लाइट्स में मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रेटेजिक डील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में इंडियन कम्युनिटी को एक प्रोग्राम को एड्रेस किया। नाम था मेलबर्न मीट्स मोदी। इस प्रोग्राम में मोदी ने कहा, अब भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का दम पिछले साल दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा था। इसके बाद भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट में उछाल आया। एक और उदाहरण मेक इन इंडिया का है। बीते 12 वर्षों में मेक इन इंडिया ग्लोबल ब्रांड बन गया है। हमारे मोबाइल फोन, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया भर में पहुंचे। हमारे ऑटोमोबाइल, हमारे फार्मा प्रोडक्ट्स का ग्लोबली और विस्तार हुआ। भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से
आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? मेलबर्न के स्टेडियम में जो 30,000 लोग आए थे, नरेंद्र मोदी ने उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट बनाया। ज़्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, भारत से जुड़े हैं। उनको मोदी ने याद दिलाया कि ज़मीन ऑस्ट्रेलिया की है पर भजन पूजन भारत का होता है। सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं पर तड़का भारत के मसालों का होता है। दूध ऑस्ट्रेलिया का है पर चाय का स्वाद भारत जैसा होता है। और लोगों ने भी हर बात पर अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। साथ ही मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा को यह बताया कि भारत स्टार्टअप्स में, डिजी लॉकर में, दूसरे देशों को रिलीफ पहुंचाने में कितना आगे है। इसे भी वहां के लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुल मिलाकर लगा कि जो लोग दूर दूर से मोदी को सुनने आए थे, उनमें से अब बहुत सारे भारत के मैसेंजर बन जाएंगे और अल्टीमेटली ये हमारे देश के काम आएगा। अब बात उत्तर प्रदेश की। आज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि उन्होंने चढ़ावे की काउंटिंग का सारा सिस्टम चेक कर लिया है, मंदिर परिसर की सारी व्यवस्थाओं को देख परख लिया है, जो कमियां थी उन्हें दूर कर दिया गया है। अब किसी तरह की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है। गोविंद देवगिरी ने कहा कि वो करोड़ों राम भक्तों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो गलती हुई वो भविष्य में दोबारा कभी नहीं होगी। असल में चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। अभी तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को वीवीआईपी पास बनाने की पावर थी, वो वापस ले ली गई है। इन लोगों की उन मेल आईडीज को बंद कर दिया गया है जिसके जरिए वीवीआईपी पास बनते थे। अब ट्रस्ट के कामों के लिए खर्चे की परमिशन ट्रस्ट के नए वर्किंग जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन देंगे। बैंक से पैसा निकालने के लिए कृष्ण मोहन और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय के काउंटर साइन होंगे। दोनों की ज्वाइंट परमिशन के बगैर ट्रस्ट का कोई काम नहीं होगा। चढ़ावे की काउंटिंग में लगा पूरा स्टाफ बदल दिया गया है। स्टेट बैंक अब कर्मचारियों को रेगुलरली रोटेट कर रहा है। इसके अलावा चढ़ा की हुई रकम जमा कराने के लिए स्टेट बैंक के साथ साथ दूसरे बैंकों में खाते खोलने पर भी विचार किया जा रहा है। गोविंद गिरी ने कुछ बैंकों के साथ एग्रीमेंट पर बात की है। आज उन्होंने बताया कि राम मंदिर में जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है वो फूल प्रूफ होगी, उसमें कोई भी सेंध नहीं लगा सकेगा। मैं कल जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहां पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है। सब लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से, उनकी नज़र में से उतरेगा नहीं, उल्टा अब एक स्वच्छता होने के बाद में वह बहुत अधिक चमकेगा और लोगों के अधिक आदर को पात्र होगा। राम मंदिर में नया सिस्टम बनाने के साथ ही चढ़ावा चोरी केस की जांच भी तेजी से आगे बढ़ी है। इस मामले में गिरफ्तार लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे के कब्जे से कुछ और रकम बरामद की गई है। ये तीनों 40 घंटे के पुलिस रिमांड में हैं। पुलिस को पता चला कि चढ़ावे की चोरी के पैसे से अनुकल्प मिश्रा ने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी थी, अपने रिश्तेदारों के नाम से पैसा इन्वेस्ट किया था। लवकुश मिश्रा ने अपनी वाइफ के नाम से बैंक में पैसा जमा किया था। अब पुलिस अयोध्या में स्टेट बैंक का नया घाट ब्रांच के पूर्व मैनेजर गोविंद मिश्रा से भी पूछताछ करेगी, क्योंकि पिछले साल फरवरी में स्टेट बैंक और राम मंदिर ट्रस्ट के बीच जो एमओयू हुआ था, उस एमओयू पर ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक की तरफ से गोविंद मिश्रा ने सिग्नेचर किए थे। इस एमओयू के बाद चढ़ावे की काउंटिंग के नियम बदले गए, एसओपी में ढील दी गई। पता लगा कि जिन लोगों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप है उन लोगों को हाउस कीपिंग के लिए रखा गया था, लेकिन महाकुंभ के दौरान इन सब को धीरे धीरे चढ़ावे की गिनती के काम में लगा दिया गया। अब पुलिस गोविंद मिश्रा से इन सारी खामियों पर सवाल पूछेगी। प्रभु राम के प्रति भक्तों में कितनी अटूट श्रद्धा है, वहां आने वालों की संख्या में कमी ना आना
इसका प्रमाण है। पर दान की राशि में कमी आई है, ये मंदिर में व्यवस्था के प्रति श्रद्धों के विश्वास की कमी है। अगर ये विश्वास लौटाना है, आद भावनाओं पर मरहम लगाना है, तो दो काम जरूरी हैं। एक, राम मंदिर के दान पात्रों में चोरी की जो जांच चल रही है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। दूसरा, मंदिर में जो नई व्यवस्था बनाई जानी है उसमें भी देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मुद्दे को हवा दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने कहा कि छोटे छोटे लोगों पर एक्शन से क्या होगा। जिस ट्रस्ट की देखरेख में चोरी हुई उस पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। आज अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने कहा, चोरी की सजा सिर्फ घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफे की लीपापोती से काम नहीं चलेगा। जो लोग हटे हैं उनके दस्तखत से जमीनों के जो सौदे हुए हैं उनकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होनी चाहिए। इसके बाद अखिलेश यादव लखनऊ में ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंचे। अविमुक्तेश्वरानंद आजकल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मुहिम चला रहे हैं। अखिलेश स्वामी जी के चरणों में बैठे, इससे अविमुक्तेश्वरानंद तो गदगद हो गए। अखिलेश को आशीर्वाद दिया और इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यूपी में सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब होगा। राम मंदिर में जो पाप हुआ है, यूपी में सरकार बदलने के बाद चढ़ावे में चोरी की और गहराई से जांच होगी। घोटाला किया है, क्या कार्रवाई कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? होगी, वो कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन जब तुम मुख्यमंत्री नहीं रहोगे, नया मुख्यमंत्री आएगा, वो तगड़ी कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई तो होगी। अखिलेश ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से वादा किया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो गौ रक्षा को प्राथमिकता देंगे। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व से प्रेम दिखावटी है, असली सनातनी तो समाजवादी हैं। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं। मैं भी पूज्य शंकराचार्य जी से मिल करके आ रहा हूँ और वो सैफई गए थे, मैनपुरी गए और पूरे प्रदेश में कई स्थानों पर गए हैं। वो गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और वो रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। ये अलग बात है कि जो आज सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने स्वार्थ में समय समय पर अपनी चीज़ों को बदलते रहते हैं, अपने विचारों को बदलते रहते हैं, अपने सिद्धांतों को बदलते रहते हैं। और इस समय ऐसा है कि हर चीज़ रिकॉर्ड पर है, आर्काइव में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को न धर्म से मतलब है, न समाजवाद से। इन लोगों का धर्म जमीनों पर कब्जा कराना है। योगी आज चित्रकूट में थे। उन्होंने कामदगिरी की पंचकोसी परिक्रमा की। योगी नंगे पांव 5 किलोमीटर पैदल चले, भगवान राम से जुड़े 30 स्थलों को देखा, जगह जगह रुककर विधि विधान से पूजन किया और फिर भगवान कामतानाथ जी की महाआरती में शामिल हुए, संत महंतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद योगी ने एक जनसभा की और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में आती है तो वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुट जाती है। उसके नेता जमीनों पर कब्जे करने लगते हैं और जब जनता उन्हें ठिकाने लगाती है तो उन्हें सनातन की याद आती है। चित्रकूट और बुंदेलखंड की स्मृतियों में प्रभु श्री राम की स्मृतियां किस रूप में हैं, यहां के नौजवानों के मन में, यहां की बहनों और बेटियों के मन में, यहां के अन्नदाता किसानों के मन में प्रभु राम के प्रति श्रद्धा का यह भाव हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होती है। हम सबके लिए एक प्रेरणा होती है। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। वे लोग
भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें चित्रकूट धाम के कार्यों के लिए और उसकी सजावट के लिए किए जाने वाले प्रयास अच्छे नहीं लगते और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। याद करिए, हम विरासत का संरक्षण करने के लिए जो पैसा आज हमारे जनप्रतिनिधिगण मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य के लिए प्रदान करते हैं, ये पैसा समाजवादी पार्टी, पैसा तो आपका, अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। अखिलेश यादव और अविमुक्तेश्वरानंद की दोस्ती की वजह पॉलिटिकल है। दोनों योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक राइवल हैं और यह सही है कि राम मंदिर में चोरी से इन दोनों को पका पकाया मुद्दा मिल गया है और चाहे अखिलेश यादव हो या अविमुक्तेश्वरानंद, दोनों को पूरा हक है इस इशू पर योगी की घेराबंदी करें, इसे इशू बनाएं। लेकिन जहां बात होगी भगवान राम की, जहां बात होगी गौ माता की, तो योगी आदित्यनाथ इन दोनों पर बहुत भारी पड़ेंगे। ऐसे मामलों में योगी की प्रतिष्ठा पर, योगी की निष्ठा पर प्रश्न नहीं लगाए जा सकते। सिर्फ देश में नहीं, पूरी दुनिया में हिंदू समाज ये मानता है कि योगी आदित्यनाथ उससे संरक्षक हैं। लोग योगी की सनातन के प्रति निष्ठा के कायल हैं और ये योगी की बड़ी ताकत है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि जल्दी ही नए कानून के तहत यूपी में भी वक्फ बोर्ड का गठन होगा। यूपी वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स गैर मुस्लिम होंगे। यूपी के माइनॉरिटीज वेलफेयर मिनिस्टर दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम, पसमानदा मुसलमान और महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। दानिश अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संरचना को बदलना नहीं, बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना है ताकि मुस्लिम समाज को इसका फायदा मिल सके। ऐसे ही जब वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें समाज के सभी वर्गों का इसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो हमारे वक्फ से संबंधित जो एक्सपर्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दो गैर मुस्लिम सदस्य इसमें नामित होने हैं उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो एक सुचारू रूप से वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन को गठित करते हुए वक्फ की जो मंशा है कि इससे मुस्लिम समाज का भला हो, विकास हो, उस मंशा को धरातल पर उतारने की नीयत ये हमारी मोदी सरकार की है। अक्टूबर या नवंबर 2026 में शिया वक्फ बोर्ड का भी जो टेन्योर ख़त्म होने वाला है और उस टेन्योर के ख़त्म होने के बाद जो नया फॉर्मेशन वक्फ बोर्ड का होगा, शिया वक्फ बोर्ड का या सुन्नी वक्फ बोर्ड का, तो वो नए नियमावली के अनुसार ही उस वक्फ बोर्ड का गठन होगा। वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है, इसलिए वो गैर हिंदुओं को बोर्ड में शामिल करने की पैरवी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कुल उद्देश्य ये है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए। भाजपा के नेताओं की निगाहें हैं कि वक्फ भूमि पर कब्जा करने का, इसीलिए वक्फ कमेटी में 2 गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का प्रयास है कि उनके माध्यम से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। में चंदा चोरी करने वाले लोग हैं, वो कैसे वक्फ की जमीनों पर सही काम करने का काम करेंगे। जिन्होंने भगवान राम के मंदिर के चंदा को लूट लिया है, उनका उद्देश्य केवल वक्फ की भूमि पर कब्जा करना है, उन जमीनों को बेचना है, इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है।
जनता जान गई है कि भाजपा की सरकार केवल जनता को लूटने का काम कर रही है। देश भर में वक्फ की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज यूपी में है। उत्तर प्रदेश में कुल 2,32,547 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि अब वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो गया है, यूपी में 92,000 वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अक्टूबर में ख़त्म होगा, उसके बाद बोर्ड का पुनर्गठन होगा। लेकिन दानिश अंसारी ने इसमें 2 गैर मुस्लिमों को शामिल करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए इस पर सियासत तो होनी ही है, स्वाभाविक है। 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव की सरकार ने सबसे पहले नए वक्फ एक्ट के मुताबिक बोर्ड में 2 हिंदू मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की थी। वहां भी इसका लगातार विरोध हो रहा है। आज भोपाल के निकाह काजी मोहम्मद मुआज खान नुमानी नदवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नदवी ने दीनी तालीमी बोर्ड और मध्य प्रदेश में जमीयत उलमाए के महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। नदवी ने कहा कि मुसलमानों के मजहबी मामलों में जानबूझकर हिंदुओं को जोड़ा जा रहा है और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना नदवी ने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन संवर पटेल मुसलमानों का पक्ष रखने के बजाय सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। संवर पटेल भोपाल आए तो तमाम मौलाना उनका इस्तकबाल करने पहुंच गए। इससे उन्हें दुख हुआ, इसीलिए उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मौजूदगी मुफ्ती मोहम्मद मसरूर को भी खटक रही है। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील की वो कि धार्मिक संस्था से जुड़े फैसलों को लेकर जागरूक रहें, सवाल पूछें। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में राजनीति हो रही है, मस्जिद कमेटियों के गठन और बदलाव में सिफारिश चलती है। एक मंजर जो परसों के रोज़ जो वक्फ बोर्ड हमारा कहलाता है, मस्जिद कमेटी कहलाती है, वहाँ जो एक मंजर पेश आया उस मंजर को देखकर दिल जल गया कि जिस तरह से हमारे बड़ों ने उस शख्स की ताज़ीम और तकरीम की और किस तरह से उनको हर फूलों से नवाजा और दुआएं भी दी और उनके काम को बहुत अच्छा कहा। जबकि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई बिदअती की भी ताज़ीम करता तो उसने दीन को बढ़ा दिया। जो शख्स मुसलमान जब उनके पास कमेटियों मस्जिद कमेटियों की रिन्यूअल को लेकर जाते हैं तो वो शख्स कहता है कि पहले आप भाजपा के अध्यक्ष के पास जाओ, उनके पास जाओ, वहाँ से साइन करवा के लाओ। जब जाके वो शख्स क्या करता है, उसको आगे बढ़ाता है। और इसी तरह से एक दूसरा मामला जो अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसका भी फैसला नहीं हुआ, हमारे भारत के वतनी भाइयों का मामला, बिरादर वतन का मामला, उन 2 गैर मुस्लिमों को कमेटी में शामिल कर लिया जाता है। निहायत ही अफसोसनाक चीज़ है। इस बात को हम पसंद नहीं करते और ये दिल तोड़ देने वाली और जो है दिल को जला देने वाली बात। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूँगा इस बात पर मुतवज्जो हो और हमारे बड़ों से ज़रा सवाल करें, पूछे कि आप ये हजरात ये मामला कहाँ तक दुरुस्त है। वक्फ एक्ट में बदलाव पार्लियामेंट ने किया है, नया कानून बना है, पूरे देश में लागू है। सारे मुस्लिम लीडर्स और मौलाना जानते हैं कि सभी राज्यों में वक्फ के बोर्ड का जब गठन होगा तो नए नियमों के हिसाब से होगा। इस बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे, कम से कम 2 महिलाएं भी होंगी। बीजेपी शासित राज्यों में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन जब केरल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में नए वक्फ बोर्ड का गठन होगा तब मौलाना का रिएक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा। पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने, पार्टी के नेताओं को बातचीत की टेबल पर लाने की हाईकमान की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। कल शाम को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल की चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा से बात हुई। तय हुआ कि चन्नी गुट के नेता 10 जुलाई को भूपेश बघेल से मिलेंगे, लेकिन आज कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के घर पर चन्नी गुट के नेताओं की मीटिंग हुई। तय यह हुआ कि कल भी भूपेश बघेल से बात नहीं होगी। कल चन्नी अपने गुट के नेताओं के साथ एक बड़ी मीटिंग करेंगे, जिससे पार्टी हाईकमान को उनकी ताकत का अंदाजा हो। इसके बाद परसों 11 जुलाई को सारे नेता एक साथ भूपेश बघेल से मिलने जाएंगे। चन्नी आज चंडीगढ़ में राणा गुरजीत के घर पर पहुंचे। इसके बाद सुखजिंदर सिंह, परगट सिंह और बीरेंद्र सिंह ढिल्लों, इनके साथ साथ 7 नेता वहां पहुंचे। बैठक में तय किया गया कि पार्टी हाईकमान के सामने
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग को हटाने की मांग दोहराई जाएगी। इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं होगा। मीटिंग के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि संगठन में जो कमियां हैं उन्हें दूर किया जाए। कल अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने कहा था कि रंधावा परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, वो उनका सम्मान करते हैं। इस पर रंधावा ने आज कहा कि अमरिंदर सिंह को सोचना चाहिए कि जिस शख्स ने उनका भरपूर सपोर्ट किया, आज वही शख्स उनसे क्यों रूठ गया। राजावड़िंग जी को उनको कहना, भाई मैं तो तेरे साथ कभी रूठा ही नहीं, तेरे साथ तो एक ही था रंधावा, ये अपने में देख के रंधावा क्यों रूठ गया। आज उसको जहां बैठे होना चाहिए था मेरे साथ। मैं सीनियर भी हूं उससे, उसका सपोर्टर भी हूं। जो इंचार्ज होते हैं उनको सभी को इकट्ठा लेकर चलना होता है, क्योंकि मैं राजस्थान में हूं। मैं कभी ऐसी बात नहीं करता जहां मेरा पीसीसी प्रेसिडेंट नहीं करता कि ऐसी कोई बात हो। आपके देखिए, जो उन्होंने आपने जो कहा है, मैं प्रेसिडेंट साहब को भी कहूंगा, अपने राजावड़िंग को, कि ऐसी बात प्रेस में जाने को जो रूठे हुए हैं, मैं उनके पांव में पगड़ी भी रख दूंगा। ये पगड़ी बहुत बड़ी है, पॉलिटिक्स में इसको कभी नहीं लेकर आना चाहिए। जो जुबान होती है वो ही हमारा वर्ड होता है। पॉलिटिक्स में ना कसम होती है, ना कोई परमानेंट किसी का साथी है, और ना परमानेंट कोई दुश्मन है। आज हम इकट्ठे हैं, कल हम पता नहीं कहां जाकर खड़े होंगे, पर अपनी जो इंटेग्रिटी है पार्टी के लिए, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। चन्नी कैंप के एक और विधायक परगट सिंह 3 दिन तक दिल्ली में रहे, लेकिन उन्हें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलने का वक्त नहीं दिया। इसलिए आज परगट सिंह वापस चंडीगढ़ पहुंच गए। चन्नी गुट की मीटिंग के बाद परगट सिंह ने कहा कि वो भूपेश बघेल से मिलेंगे और खुलकर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि कांग्रेस में डिक्टेटरशिप तो है नहीं। We are a team, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰਾਜਾਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂੰਗੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ क्लियर कर दिया है कि अभी जो है कोई चेंजेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यार देखो, बघेल साहब ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं ਉਹਨੂੰ लार्जर पिक्चर च देखदा। चन्नी कैंप जिस तरह का सख्त रुख अपनाए हुए है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग के तेवर थोड़े ढीले पड़े हैं। पार्टी हाईकमान के सपोर्ट के बावजूद उन्हें अपनी टोन थोड़ी डाउन रखनी पड़ रही है। वड़िंग ने कहा कि वो हर नेता से मिलने और गलतफहमियां दूर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने फिर दावा किया कि कांग्रेस में सब नेता एकजुट हैं। हम तो 2 मेंबर मिले चाहे 8 मेंबर मिले, वो हमारे घर के सदस्य हैं, साडे वो परिवार दे मेंबर है। साडी पार्टी डिक्टेटरां दी पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी दे विच सब नूं आज़ादी है गल करन। हर व्यक्ति छोटे तो छोटा, वड्डे तो वड्डा अपनी बुलंद आवाज दे विच अपने मन दे भाव दसदा है। सो ऑलरेडी बघेल साहब दे टच च तमाम सीनियर लीडर्स हैगे ने, और तुहानू उन्होंने दस ही दिता कि असी मिल रहे हैं और असी कांग्रेस पार्टी एक है और असी सब इकट्ठे हैं। चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान को चक्कर में डाल दिया है। चन्नी दलित हैं, पंजाब में दलितों का 17% वोट है। चन्नी के साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त बाजवा, परगट सिंह, बलविंदर सिंह ढिल्लो और बलबीर कराड़ जैसे पंजाब के तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले इतने सारे नेताओं की नाराजगी का रिस्क तो नहीं ले सकती। इसलिए भूपेश बघेल भले ये कहें कि पार्टी हाईकमान प्रेशर में नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर तो है और इसका असर अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा।
कांग्रेस के नेताओं में आपसी टकराव देखने को मिला पंजाब में। हरियाणा में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी। एक तरफ हुड्डा परिवार है, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला और तीसरी तरफ कुमारी शैलजा। आज तीनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए। हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त ने चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इस बात पर विचार हो रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर सब मिलकर काम करें तो सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। इसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा अगर रणदीप सुरजेवाला उनका साथ दें तो वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाकर दिखा देंगे। सुरजेवाला ने भी नहले पर दहला मारा। हुड्डा से कहा कि वो तो 20 साल से उनका साथ दे ही रहे हैं, अब साथ देने की बारी तो हुड्डा की है। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूं, तू मेरा साथ दे फिर देखते होगा। हालांकि जब भूपेंद्र हुड्डा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये तो हल्का फुल्का मजाक था, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आपका कल मीटिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर, वो रणदीप सुरजेवाला से मजाकिया अंदाज में आप लोग बात कर रहे हैं कि साथ दे दो, वो कह रहे हैं जी अब आप साथ दे दो, वो एक वीडियो अंदर का वायरल हो रहा है सर। नहीं वो तो कह रहे मजाक की बातें, वो तो अजीज है हमारा, कोई बात नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के बहुत सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, चाहे वो इस बात को मजाक में कहकर टालने की कोशिश करें, लेकिन इस मीटिंग में ये साफ दिखाई दिया कि हुड्डा और सुरजेवाला के बीच टेंशन कितनी ज़्यादा है। मीटिंग में हरियाणा कांग्रेस के नेता पार्टी की हिस्ट्री पर चर्चा कर रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हरियाणा के इतिहास में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 60 सीटें 2004 में मिली थी और तब पार्टी की अगुवाई भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा में तब पार्टी की ताकत को देखते हुए कई पूर्व विधायक और सांसद कांग्रेस में शामिल हुए। पिछले 50 साल के हरियाणा के इतिहास में 2004 में बाद 2004 में 41% वोट मिला, तो 2024 में कांग्रेस पार्टी को लगभग 40%, 39.5% वोट मिला। तो के कार्यकाल में उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई। 60 से ज्यादा पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों ने मौजूदा कुछ विधायक और मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हुए। रणदीप सुरजेवाला ने इसका जवाब देने में भी देर नहीं की। सुरजेवाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में कांग्रेस का इतिहास बताया, लेकिन ये वक्त इतिहास बताने का नहीं है। अभी जरूरत इस बात की है कि चुनाव में कांग्रेस को 45 सीटें कैसे जिताई जाएं। सुरजेवाला ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा अगर ये भी बता देते जो 60 नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे उनमें से कितने लोग चुनाव में जीते। 56 साल में हम केवल 3 चुनाव जीते। हम इस बात से गुरेज कर जाते हैं एक दूसरे को बोलने से। हम जब तक इस बात की पहचान करना स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हाल नहीं निकालता। मैं मेरे छोटे भाई दीपेंद्र का बहुत आदर करता हूं। हम कहते रहे 60 MP MLA आगे थे जी, फिर जीते क्यों नहीं? कहते रहो आप 60 आए थे, 600 और ले आओ तो क्या फर्क पड़ेगा? आखिर में तो 46 MLA आने चाहिए। हम कहते रहे कि हमारी सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट आई थी, पर MLA तो 37 पे आ गया फिर। मैं किसी व्यक्ति को ब्लेम नहीं करने लगा, पर जो कड़वी वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना उचित नहीं। और संजय जी अगर आप भी मुंह मोड़ेंगे तो पीछे हम कई प्रभारी नाकामयाब होकर चले गए। सुरजेवाला साफ साफ बात करते हैं। उन्होंने हुड्डा पर अटैक किया तो कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं रही। कुमारी शैलजा ने कहा यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता बाहर मिलते हैं तो एक दूसरे को नमस्ते भी नहीं करते। ये रुख बदल जाए तो कांग्रेस का भला हो सकता है। जब वर्कर नीचे तक डिवाइड हो जाते हैं तो जमीन पर क्या मैसेज जाता है? एक वर्कर दूसरे को नमस्ते नहीं कर पाता, एक दूसरे नेता को नमस्ते नहीं कर पाता। इतने ज्यादा जोड़ दिए जाते हैं या मैं तो कहूंगी तोड़ दिए जाते हैं।
राजनीति का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो गुट कड़वाहट में जब बदल जाए तो नुकसान तब होता है। नए प्रभारी जी हैं, हर बार जो नया प्रभारी आता है हम तो आते हैं और हम शुभकामनाएं भी देते हैं और सबको हम कहते भी हैं कि आगे चलेंगे, मिलके चलेंगे, काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कथनी में नहीं, करनी में अगर तब्दील होगा तो बात बनेगी। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। इस गुटबाजी के चक्कर में हरियाणा में कांग्रेस कई बार टूट चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं, उनके पास पब्लिक सपोर्ट भी है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी एम्बिशियस हैं। वो हरियाणा की सियासत में वर्चस्व चाहते हैं, इसलिए टकराव होता है और इसी टकराव की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार भी होती है। आज मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। मेरठ में एक दलित लड़की की हत्या के विरोध में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया। इसी दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे सड़क पर आए और पांडे जी ने पुलिस वैन में बैठे प्रोटेस्टर्स की पिटाई कर दी, प्रदर्शनकारियों को गालियां दी। फिर पुलिस ने भी प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया। जब इसके वीडियो सामने आए, एसएसपी की आलोचना हुई तो अविनाश पांडे ने सफाई दी, कहा कि प्रोटेस्टर्स ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे थे, आत्महत्या का ड्रामा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सख्ती दिखाई, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करके भीड़ को हटाया। हालांकि एसएसपी ने जो सफाई दी, तस्वीरें उसके बिल्कुल उल्टी गवाही दे रही हैं। असल में ललिता गौतम नाम की एक छात्रा 15 मई को लापता हुई थी और 17 मई को उसकी डेड बॉडी एक खेत में मिली। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस 2 और नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन लड़की के परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भीम आर्मी जैसे राजनीतिक दल परिवार के सपोर्ट में आ गए हैं। मेरठ में दलित महापंचायत का ऐलान हो गया। मेरठ में कलेक्ट्रेट के सामने लोग जमा हो गए, रोड जाम कर दिया। इसके बाद मेरठ एसपी अभिजीत कुमार खुद मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग सड़क से नहीं हटे तो एसएसपी अविनाश पांडे पहुंचे। उन्होंने सख्ती की, पुलिस को लाठीचार्ज का आदेश दे दिया, कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस वैन में बिठाया गया। इसी दौरान एसएसपी अविनाश पांडे ने आपा खो दिया। वो पुलिस वैन में घुसे और कैमरों के सामने वैन में बैठे एक शख्स रवि गौतम पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मैं मरूंगा, मुझे बदतमीज करिएगा, मेरे साथ मैं वकील हूं। एसएसपी की पिटाई से परेशान रवि गौतम ने पुलिस वैन में सुसाइड की कोशिश की, इसलिए मामला और बढ़ गया। एसएसपी साहब को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कुछ आपराधिक तत्वों ने लड़की के परिवार वालों को भड़काया, पुलिस पर हमला किया, आत्मदाह की धमकी दी, इसलिए पुलिस के पास फोर्स का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। नगर निगम को बोलिए तो साफ कराएंगे, कलेक्ट्रेट गेट है, मजाक चल रहा है। उसमें कुछ आपराधिक तत्व इसी बीच शामिल हो गए और उनके द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने बहुत लंबी देर तक एक जाम लगाया गया और कई प्रकार की गलत बातें की गई, आत्मदाह की धमकी दी गई। हमारे पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जिसमें हमारी एक महिला उप निरीक्षक घायल होकर बेहोश हो गई। अन्य लोगों को भी चोटें आईं, जिनका मेडिकल कराया गया। कलेक्ट्रेट गेट को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया और हर प्रकार से जो बलवा हो सकता था उसे करने का प्रयास किया गया। हमारे 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और सीओ सिविल लाइन और सीओ कैंट और अन्य लोग जब इसे प्रिजन वैन में बिठा रहे थे तब इसके द्वारा उन्हें धक्का मुक्की की गई थी और ये लगातार प्रिजन वैन से भी गाली गलौज कर रहा था और लोगों को इंसाइट करने का प्रयास कर रहा था। प्रिजन वैन में भी ये लगातार ठोकर मार रहा था और लगातार आत्मदाह की धमकी दे रहा था। तो जो वहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत थी उतना ही बल प्रयोग किया गया था।
एसएसपी की ये बात सही हो सकती है कि प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ क्रिमिनल्स थे, वो लोगों को भड़का रहे थे। ये बात भी सही हो सकती है कि कई बार हालात को काबू में पाने के लिए सख्त रुख अपनाना पड़ता है, लेकिन एक आईपीएस अफसर आपा खो दे, सरेआम लोगों को गालियां दे, हिरासत में ले गए लोगों को पीटे, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आईपीएस एक जिम्मेदार पोजीशन है। आईपीएस अफसरों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि मुश्किल हालात में कैसे संयम बनाएं, और बहुत सारे अफसरों पर हमने देखा है कि कैसे अफसर अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। तो पद की जो मर्यादा है उसका ख्याल तो सबको रखना चाहिए। आज लखनऊ से भी एक हैरान करने वाली खबर आई। लखनऊ में रिटायर्ड एआरटीओ के घर से 1.5 करोड़ रुपए कैश, 13 किलो सोना और 9 किलो चांदी बरामद हुई। ये भ्रष्ट अफसर 35 करोड़ का मालिक निकला। एआरटीओ की तिजोरी ने जब सोना उगला तो उसे देखकर विजिलेंस टीम के अफसर भी आश्चर्य में पड़ गए। रिटायर्ड एआरटीओ के घर से 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी और हीरे जवाहरात मिले। ये कीमती सामान तिजोरियों में भरकर घर में छिपाया गया था। इसके अलावा 1 करोड़ 62 लाख रुपए कैश भी मिला। नोटों के बंडल घर की दीवारों में पैकेट बनाकर छुपाए गए थे। इसके अलावा 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं, जिनकी जांच हो रही है। इनके पास लखनऊ के अलीगंज में आलीशान मकान है, जिसमें महंगे पत्थर और टाइल्स लगाई गई हैं। इनके पास नोएडा और लखनऊ में कई फ्लैट्स हैं। रायबरेली और बाराबंकी में खेती की जमीन है। रिटायर्ड एआरटीओ का नाम है ललित कुमार। ललित कुमार आगरा में एआरटीओ के पद पर रह चुके हैं। उनके खिलाफ 2024 में आय से ज्यादा प्रॉपर्टी का मामला सामने आया था। जांच में पता लगा कि ललित कुमार की कुल कमाई 93.26 लाख रुपए थी, जबकि चल और अचल संपत्तियों की खरीद रख रखाव पर उनका कुल खर्च 1.61 करोड़ रुपए पाया गया। यानी ललित कुमार ने जितना कमाया उससे 73% यानी 69 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए। इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। कोर्ट से ऑर्डर लेकर विजिलेंस टीम ने ललित कुमार के घर पर रेड की। उनके घर से सोना चांदी निकालने में टीम को 26 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन विजिलेंस टीम लगी रही। भ्रष्टाचार के जरिए कमाई गई पाई पाई बाहर निकली। जब इस पूरे सामान की कीमत आंकी गई तो करीब 35 करोड़ निकली। पता लगा कि आरटीओ में ड्यूटी के दौरान ट्रक और हैवी व्हीकल्स की चेकिंग की जिम्मेदारी ललित कुमार के पास थी। गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी ललित कुमार जारी करते थे। दोनों कामों में ललित कुमार बंधी हुई रकम लेते थे, ये इल्जाम है, और इसी के जरिए उन्होंने करोड़ों की दौलत कमाई। 2 दिन पहले एक रिटायर्ड अफसर की 200 करोड़ की संपत्ति का पता लगा था। तेलंगाना में एक अफसर के घर से नोटों की बोरियां मिली थी। जब इस तरह की खबरें आती हैं, करप्ट अफसरों की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा सामने आता है, तो आम लोगों का भरोसा सिस्टम से उठने लगता है। इसीलिए इस तरह के अधिकारियों पर सख्त एक्शन होना चाहिए और केस ऐसा बनना चाहिए कि उन्हें कोर्ट से सजा जरूर मिले। अब बात महाराष्ट्र की। मैं आपको दिखाता हूं कैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 2 दिन पहले मुंबई में बारिश के दौरान मिसिंग लिंक के पास लैंडस्लाइड हुआ। मिसिंग लिंक में पानी भर गया, ट्रैफिक रोकना पड़ा। इसके बाद कुछ लोगों ने सरकार को ट्रोल किया, देवेंद्र फडणवीस की ईमानदारी पर सवाल उठाया, मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का मजाक बनाया। इस बयानबाजी से फडणवीस का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष को करारा जवाब दिया। फडणवीस ने कहा, इस प्रोजेक्ट में देश की सबसे चौड़ी सुरंग और सबसे ऊंचा केबल स्टैंड पुल है। पिछली सरकार ने यह फाइल बंद कर दी थी। उनकी सरकार ने प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया, इंजीनियरिंग के अजूबे को जमीन पर उतारा। फडणवीस ने कहा कि जो लोग 7,000 करोड़ पानी में जाने की बात कह रहे हैं, वो ये भूल गए कि हादसे के 3 मिनट में इमरजेंसी टीम पहुंच गई, टनल को फिर से चालू कर दिया गया। फडणवीस ने कहा, उन्हें गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो गाली प्रूफ हो चुके हैं, लेकिन अफवाह फैलाने वाले ध्यान रखें, सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। सवाल हा नाही आहे, अरे देवेंद्र फडणवीसला शिव्या द्या, त्याला सवय आहे, शिव्या प्रूफ आहे मी. कारण जीवनात एकच गोष्ट शिकलो, आजपासून 10 वर्षांनी हे शिव्या देणारे दिसणार नाही, पण ती कनेक्टिंग लिंक असेल आणि देवेंद्र फडणवीसचं आणि एकनाथ शिंदेचं नाव असेल. आजमी साहब, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं. ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे. उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं. फडणवीस ने सख्त लहजे में बात की तो विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की. आदित्य ठाकरे ने कहा, पहले बीजेपी ने करप्शन किया, अब सवाल उठाने वालों को मुख्यमंत्री धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं होगा. फडणवीस राजा नहीं है, उन्हें जनता के सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा. कल का जो भाषण था फडणवीस साहब का, एक तो बहुत सारी फिक्शनल बातें उन्होंने कही, मुंबई के बारे में हो, विकास के बारे में हो, कौन से राज्य में ये उन्होंने करके दिखाया, हमें एक बार दिखाए, पिक्चर देखने के लिए बुलाए. लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और उनका जो एरोगेंस था, ये फ्रस्ट्रेशन का बहुत बड़ा चिन्ह है. और ये मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि ये फडणवीस साहब का मुख्यमंत्री होने के नाते आखिरी सत्र है. इसके बाद वो केंद्र में मंत्री करके बुलाया जाएगा उनको. लेकिन जो उन्होंने कल महाराष्ट्र की जनता को धमकाया कि अगर आप सवाल पूछोगे, सोशल मीडिया पे व्यक्त होगे, तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं. मैं इतना ही कहूंगा उन्हें कि साहब, भ्रष्टाचार किया है, पैसा खाया है, तो गाली भी खानी पड़ेगी. जो बातें हम पूछ रहे हैं, जो बातें सिर्फ हम नहीं, महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, जवाब आपको देना पड़ेगा. जवाब दिया महाराष्ट्र सरकार के मंत्री संजय शिरसाट ने. उन्होंने कहा कि फडणवीस ने कुछ गलत नहीं कहा, किसी को गाली नहीं दी. शिरसाट ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने वालों को चेतावनी देने में क्या गलत है. मुख्यमंत्री ने कौन सी गलत बात की? इनकी जैसी गाली तो नहीं दी किसी को, इनके जैसे आप शब्द तो नहीं यूज किए. उन्होंने ये कहा है, ये बड़ापन होता है नेताओं का. मुझे गाली दी. उन्होंने कहा है तुम महाराष्ट्र को बदनाम मत करो, गाली देना है तो मुझे दो, मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरे को गाली दो तुम. ये इतना बड़ा सोच रखने वाला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिला है, और उसके बारे में ऐसी गलत अफवाह, गलत बात करना, ये संजय राउत सर के आदमी को शोभा भी नहीं देता. आमतौर पर देवेंद्र फडणवीस संयम रखते हैं, विरोधियों के हमलों का बुरा नहीं मानते और वो हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते हैं. लेकिन लगता है कि मिसिंग लिंक को लेकर विरोधियों ने जिस तरह से उन्हें अपमानित करने वाली बातें कही, वो उन्हें चुभ गई और फडणवीस ने सोच समझकर विरोधियों के लिए सख्त लफ्जों का इस्तेमाल किया. अब ये भी बंगाल से बड़ी खबर आई है कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से अपने 3 राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे. ये तीनों पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के मेंबर थे. तीनों ने इस्तीफा दिया था. आज ही ये तीनों नेता बीजेपी में शामिल हुए और अब तीनों बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में जाएंगे. दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की पहली बारिश देखने को मिली. 24 घंटे में दिल्ली में 72 mm पानी बरसा. रुक रुक कर दिन भर बारिश होती रही. इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, लेकिन वाटर लॉगिंग के कारण परेशानी भी झेलनी पड़ी. जगह जगह पानी भर गया है, सड़कों पर जाम लग गए हैं. दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो या गुरुग्राम हो, हर जगह एक जैसे हालात हैं. दिल्ली के कई इलाकों में 24 घंटों के दौरान इतनी बारिश हो गई जितनी जुलाई के पूरे महीने में आमतौर पर होती है. उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी में सबसे ज़्यादा 160 mm, मयूर विहार में 103 mm, गाजियाबाद में 164 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई. महाराष्ट्र में भी बारिश का सिलसिला जारी है. सबसे हैरान करने वाली तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई. भारी बारिश से आई बाढ़ में करीब 3000 LPG गैस सिलेंडर नदी में बह गए. दरअसल
जबरदस्त बारिश की वजह से पनवेल तालुका में स्थित HPCL बॉटलिंग प्लांट के परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया। पानी का प्रेशर इतना तेज था कि प्लांट में रखे गैस सिलेंडर पाताल गंगा में बहते गए। बताया जा रहा है कि कुछ सिलेंडर भरे हुए हैं, कुछ खाली है। घटना के बाद प्रशासन एक्शन में आया, लोगों से अपील की कि वो बहकर जा रहे सिलेंडरों को अपने साथ ना ले जाएं। ये सिलेंडर कितने सुरक्षित हैं कहना मुश्किल है। सिलेंडर का खोलना और इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही हो रही है। टिहरी गढ़वाल में पहाड़ गिरने से एक मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये भयानक तस्वीर आई सुरकंडा के पास कद्दू खाल से। बताया जा रहा है यहाँ एक होटल बनाने के लिए पहाड़ी की कटिंग हो रही थी। बारिश के बीच इस रिस्की खुदाई की वजह से अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर गिरने लगा। देखते ही देखते पहाड़ी पर बना मकान गिर गया। रात की बात यह रही कि प्रशासन ने खतरा भांप लिया था, घर के पास बने रेस्टोरों को खाली करा दिया था। और आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूजीलैंड जाएंगे। 41 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला न्यूजीलैंड दौरा होगा। योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाएंगे। उत्तराखंड के 3 जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के अलर्ट के बाद स्कूलों की छुट्टी का फैसला किया गया है। लॉर्ड्स में कल पहली बार विमेन टेस्ट मैच होगा। इंग्लैंड और भारत का मुकाबला। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।